नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद दिलीप में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए चैप्टर शुरू करने की बात कर रहे थे आपसे। पहले से मैंने कहा था आपसे कि आज हम नए चैप्टर पढ़ाएंगे। वो चैप्टर कौन सा था? आंशिक समाकलन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक रूल होते हैं जिसकी मदद से आप सवाल को लगाएंगे। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे। जैसा कि छोटे सवालों की बात करें, हम यहाँ पर पहला सवाल हम लेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप सभी को जैसा कि पता होगा इस सवाल को पिछले प्रश्नावली में कुछ कर चुके थे इस सवाल को, और वहां पर आपने देखा होगा इसका आंसर आया होगा लॉग के सेशन में। लेकिन जब इस चीज को आप पार्शियल की वजह से लगाएंगे तो आंसर आपका कुछ और आएगा। वो आंसर कैसे आएगा, कैसे मेंशन किया जाएगा, वो देखिए। पार्शियल का मतलब ये होता है, आप सभी को पता है कि पार्शियल का मतलब ही क्या होता है। चैप्टर का नाम डाल लीजिए पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल का मतलब जैसे आपको लगता है नाम से ही पार्शियल का मतलब होता है, पार्शियल का आपको पता है कि पार्शियल मतलब यही होता है कि विभाजन, यानी कि किस तरह से आप किस तरह विभाजन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर तोड़ा जाएगा तो इस समय इस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो x प्लस ए एक्स माइनस ए लिखेंगे। और इस चीज को भी हम तोड़ते हैं, किस तरह से तोड़ा जाता है पार्शियल में। याद देखिए, यहाँ पर आपके पास एक्स पावर अगर 1 है तो आप जब इस चीज को तोड़ेंगे तो a अपॉन एक्स प्लस ए में तोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार इस तरह से जब b को आप तोड़ेंगे तो b अपॉन एक्स माइनस ए तोड़ेंगे। और जब आपने इसको तोड़ लिया तो आप यहाँ पे एलसीएम जब बराबर करेंगे तो आप सभी को पता है कि आपके पास a एक्स माइनस ए होगा और b के साथ x प्लस ए होगा। यहाँ पर एलसीएम बराबर किया गया है और आपके पास यहाँ एलसीएम बराबर करने के बाद में x प्लस ए एक्स माइनस ए आ जाएगा। और इस चीज को इससे काट डालते हैं और आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू ए आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए आ जाएगा। अब यहाँ पर भी करते क्या है कि यहाँ पर भी गुणांकों की तुलना की जाती है, और गुणांकों की तुलना करने के लिए हमारे पास गुणांक भी होने चाहिए। वो गुणांक कैसे निकालते हैं लोग, जैसे हमारे पास देखा कि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो क्यों ना x कॉमन ले लिया जाए। जब आपने x कॉमन लिया तो आपने देखा ax होता है और प्लस bx होता है, और जब आपने x बाहर ले ही लिया है तो आपके पास a प्लस b आ जाएगा। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल A स्मॉल a आ जाएगा और प्लस कैपिटल B स्मॉल a आ जाएगा। और जब आप इस चीज को लिख लेते हैं उसके बाद आप एक लाइन लिखते हैं कि दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर। जब आप इस लाइन को लिखते हैं तो आप सभी दोनों पक्षों के गुणांक को मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का गुणांक a प्लस b है तो इधर x का गुणांक क्या होगा, उसी चीज को हम लोग को लिखना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर x है, इस साइड में आपके पास x नहीं है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 0 इंटू x है। और जब आप यहाँ पे इस चीज को करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू इसके बराबर। जैसे यहाँ x का गुणांक क्या है, a प्लस बी है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है आपके पास, 0 है। इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि a माइनस कैपिटल A स्मॉल a और प्लस कैपिटल B स्मॉल a ये किसके बराबर है। यहाँ ये गुणांक को हम देखेंगे तो ये बराबर 1 के हैं, क्योंकि ये भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई गुणांक नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि ba माइनस a बराबर 1 के। इस तरह से आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाएगा। जब आपके पास 2 समीकरण मिल जाएंगे तो आप सभी को पता है कि आपको वैल्यू चाहिए होगी। और वैल्यू आपको पता है कक्षा 8 में आपने पढ़ना सीखा था जब, तो आपने देखा था कि वहां पर वैल्यू निकालने के लिए आपको किन्हीं दो इक्वेशनों को बराबर करने होते हैं। वो बराबर एक कंडीशन पे हो सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपके पास यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है, अगर हम यहाँ पर ए से गुणा करा दें, यानी कि समीकरण 1 में स्मॉल ए से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, और जैसे ही आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो आप सही होता है कि a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे ba और ba मिलकर कितना हो जाएगा, 2ba बराबर किसके, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 क्या आएगा। और आप यहाँ से निकाल सकते हैं b बराबर 1 अपान 2a हो जाएगा। जब आपको b की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या करेंगे, यहीं पर रख देंगे। आप समीकरण 1 में b का मान
रखने पर जैसे आप b का मान यहाँ रखेंगे तो आप सभी को पता है कि 1 + 2a बराबर अगर 0 के तो आप बताइए पॉजिटिव पोर्शन उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -1/2a हो जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई है a और b की। अब जब आप वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो करते क्या है, दरअसल करते कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको हम x मान लेते हैं समीकरण में और ये कहते हैं कि समीकरण x में वैल्यू निकालने के बाद में क्या करते हैं, कहेंगे समीकरण x में a b का मान रखकर समाकलन करने पर जैसे हम इस चीज को लिखते हैं उसके बाद तुरंत ही हम लोग क्या लिख देते हैं, dx/x² - a², यानी कि i बराबर आप क्या कह सकते हैं, a की वैल्यू आपके पास क्या है -1/2a है, यानी कि आपका dx/x + a हो जाएगा। ठीक, b की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2a है और यहाँ पे dx/x - a हो जाएगा। इस तरह से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2a और आप सभी को पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे, log x - a कहेंगे। अब आप सभी को पता है कि 1/2a दोनों यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो हम लोग 1/2a कॉमन लिखेंगे तो पहले पॉजिटिव वाला पोर्शन लिख लेंगे तो हमारे पास log x - a हो जाएगा और माइनस लगा के क्या हो जाएगा log x + a हो जाएगा। और जब आप इस चीज को देख सकते हैं कि आपने थोड़ा सा फार्मूला कभी पढ़ा रहा होगा, log m - log n जो होता है तो log n/n के भी होता है। तो इस चीज को अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2a और log में जैसा कि मैंने आपसे फार्मूला लिख दिया log n - log n = log m/n होता है। तो आपके पास m की जो वैल्यू है वो x - a है और n की वैल्यू क्या है x + a है और प्लस क्या लिख लेंगे c लिख लेंगे। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे मैंने नेम बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, तो आप समझ चुके होंगे। तो मैं अगला प्रश्न लेता हूँ जिसमें यहाँ पर क्या होगा, पावर बढ़ा दी जाए, सपोज दैट कि इसमें पावर किस तरह से बढ़ेगी वो देख लीजिए आप। इस टाइप का प्रश्न आपको आना चाहिए, पेपर में चूंकि पूछे जाते हैं। तो ये अगर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके पास सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन आ जाए x² + a² और साथ में यहाँ पर आपके पास x - a आ जाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम करेंगे कुछ नहीं, बस आप इस चीज का नियम जान लीजिए कैसे होता है। फिर से एक बार लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ये कहता है कि जो 1/x² + a² लिखा गया है x - a लिखा गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पावर के हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए पावर यहाँ x² लिखी है तो जब भी लिखेंगे तो हम 2 सेट लिखेंगे, अर्थात x + b के साथ इस चीज को लिखा जाएगा। और अगला टर्म क्या है, आपने a लिख दिया b लिख दिया तो अगला टर्म क्या हो जाएगा आपके पास c हो जाएगा, तो c/x - a लिख देंगे। इस तरह से उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम एलसीएम बराबर करेंगे। और आप सभी को पता है एलसीएम बराबर कैसे होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा। और इस चीज को हम क्या करेंगे, इससे काट डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बराबर, जैसा कि मैंने आपको बताया गुणांक छांटने का तरीका ये है कि आपने लिखा x² है तो क्या x² और कहीं भी है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमको कि एक x² यहाँ पे भी है तो एक x² इसके साथ है।
तो आप जैसा कि जानते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास ए आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि आप प्लस यहाँ बुला करेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो अगर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास ए प्लस सी बचेगा। ठीक उसी प्रकार आपके पास अब क्या बचेगा, इससे दो घात हो गई, तो जाहिर सी बात है इसके बाद एक्स की घात आएगी, यानी कि एक्स की पावर 1 की आएगी। वो कहाँ है इसको आपको ढूंढना है। एक तो एक्स यहाँ से मिल जाएगा, बी एक्स यानी पॉजिटिव बी लिख दिए, और एक एक्स इससे आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगला टर्म आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट का होना चाहिए। तो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस बी ए और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए माइनस बी ए के अलावा आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं। हाँ एक और छूट रही थी, वो क्या थी, सी ए स्क्वायर की थी। इस तरह से आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद वहां यहाँ पर भी वही काम है, क्या करने वाला, गुणांक छांटने वाला। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर एक साइड एक्स स्क्वायर नहीं तो हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर मान लेंगे। इधर एक्स है लेकिन इधर नहीं है तो हम 0 इंटू एक्स मान लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 0 में किसी चीज से गुणा करो तो 0 ही प्राप्त होता है। इस तरह से आपको चीजें मिल गई है। उसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं कि दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, और जैसे ही आप इस चीज को लिखते हैं दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो आप सभी को पता है क्या होगा, a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। अगला क्या है, b माइनस ए, ये किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और तीसरा जो हमारा टर्म है सी ए स्क्वायर माइनस बी ए बराबर, वो भी किसके बराबर है, यहाँ पर 1 के बराबर है। इस तरह से आपका समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप सभी को पता है क्या होगा हमारे पास, जैसा अभी करते आए थे, हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ए प्लस सी का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास ए प्लस सी का और होना चाहिए। अगर आपके पास ए प्लस सी का एक और क्वेश्चन मिल जाए तो आसानी से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो बी और सी भी अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ए प्लस सी का एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, तो क्यों ना इसकी मदद से हम एक ए प्लस ए और सी का एक क्वेश्चन एक बना लें। उसके लिए हमको करना क्या है, हमने देखा एक चीज, क्या देखा यहाँ पे, वो चीज आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर बी है लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। तो हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 2 में ए से गुणा करके क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पोर्शन है, नेगेटिव जाहिर सी बात जोड़ लेंगे तो हमको आसानी से ए और सी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर बी ए माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के अगर है, तो यहाँ पर सी ए स्क्वायर माइनस बी ए बराबर 1 के, तो हमने इसको ऐड किया है। ऐड करोगे तो आप सही पता है बी ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 के आ जाएगा। इस तरह से आपको ए और सी के फॉर्म में लिखिए, क्वेश्चन यहाँ पर भी है और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो हमने एक काम किया कि हमने देखा यहाँ सी ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो इसमें भी हमने ए स्क्वायर से गुणा कर दिया और जोड़ देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार लिखेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे और ये कहेंगे कि समीकरण 4 को क्या कहेंगे, समीकरण 1 में ए स्क्वायर से गुणा करके जोड़ने पर, जैसा हमने ऐसे लिखा, उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पर आपने किया क्या, ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बराबर, ये तो 0 के है, लेकिन आपके पास यहाँ क्या है, माइनस ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 के है, और आपने इसको ऐड किया है तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मिलकर 2c स्क्वायर बराबर 1 के। तो आसानी से हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि 1/2a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपके पास c की वैल्यू मिल गई है, और जब आपको c की वैल्यू मिल गई है तो आप कहेंगे c का मान किसी भी जगह रख दीजिए। मान लीजिए आपने c का मान यहाँ पर रख दिया, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आपने c का मान समीकरण 1 में रखा तो आपको क्या मिल गया, a प्लस 1/2a स्क्वायर बराबर 0 के। तो आपके पास a बराबर क्या मिल गया, पॉजिटिव पोर्शन इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर क्या आ जाएगा। अब इस तरह से आपको a मिल गया, c मिल गया, तो b भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप एक काम करेंगे कि किसी भी यहाँ पे किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर, जब आप इस चीज को लिखेंगे तो आप सभी को पता है कि b माइनस, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, ये भी निगेटिव, और यहाँ पर a की वैल्यू भी निगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा a/2a स्क्वायर के बराबर 0 के, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका b बराबर -1/2a के हो जाएगा। इस तरह से जब आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी तो करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर रखेंगे और हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, जैसा कि हमको वैल्यू क्या क्या मिल गई है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको रब करके आपको बताते हैं। c की वैल्यू 1/2a स्क्वायर और a की वैल्यू -1/2a स्क्वायर के, और b की वैल्यू -1/2a के हो जाएगी। तो इन तीनों का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण x में रखेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, इसको x मान लेते हैं, समीकरण x में a b और c का मान रखने पर, जैसे आप इस चीज को लिखेंगे तो आपके पास मान रखकर, एक लाइन सही लिखेंगे, रखकर दोनों समाकलन करने पर, इस चीज को आप जैसे ही लिखेंगे तो आप सभी को पता है कि आपके पास dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x माइनस a बराबर, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, -1/2a स्क्वायर है, तो -1/2a स्क्वायर x/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx हो जाएगी। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2a dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के, और c की वैल्यू क्या है, -1/2a और dx/x माइनस a के, c की वैल्यू 1/2a स्क्वायर है। इस तरह से आपके पास a b c का मान मिल गया। उसके बाद आप करते क्या है, समाकलन करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि इसका समाकलन, इसका समाकलन, इसका समाकलन करने आपको बताया था। एक बार फिर से देख लीजिए, जब यहाँ पर पावर 2 होती है, ऊपर पावर 1 होती है, तो करते क्या है, रफली आपको उसको मैं समझा दे रहा हूँ, और पेपर में आप चूंकि डायरेक्ट करेंगे इस चीज को, x dx/, सपोज डी मान लिया अलग से सवाल दिया होता तो क्या करते आप, आपको पता है कि जब भी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 रहेगी, यानी कि यहाँ की पावर में डिफरेंट रहेगा, यहाँ की पावर ज्यादा रहेगी, यहाँ की पावर कम रहेगी, तो हम लोग क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो जैसे आप t बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आपको पता है x इक्वल का अवकलन क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है, और अचर का अवकलन यहाँ 0 होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, dt/2 इक्वल टू x dx के आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो आप यहाँ पर पुट भी करेंगे उस चीज को, तो
आप जब पुट करेंगे इस चीज को तो आपका dt/2k और यहाँ पे tk, और आपको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है और प्लस c आप जोड़ देते हैं। तो आपको ये भी पता होगा t की वैल्यू क्या होगी, आपने जो माना था वही होगी, अर्थात log x² + a² होगी। तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन जब भी पेपर में पूछेगा तो किस तरह से करना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे इस चीज को, और पेपर में भी आपको अगर अभ्यास है तो आप वहां पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज को। 1/2a² log में x² + a², और आपको ऐसा पता है कि 1/2 आ जाएगा आगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और साथ में आपको पता है कि 1/, आपको मैंने ये भी बताया था कि dx/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1/a tan इनवर्स x/a लिखेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात आएगी तो आपको पता है कि log x - a हो जाएगा, और प्लस क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। इस तरह से आपके पास पार्शियल करने के नियम है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अभ्यास करते रहें, और मैं कुछ और प्रश्नों को आपको अभ्यास आज करा देता हूँ ताकि आपको किताबों से क्वेश्चन लगाने में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत ना हो। एक बार इस चीज को आप देख लें तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तब तक इसमें हमको लगता है कि स्याही खत्म हो गई है, जरा इस पर स्याही डाल दिया जाए, तब तक आप देख लीजिए एक बार इस चीज को। चलो 1 + sin x और 2 + sin x ऊपर cos x और dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मैंने पिछले चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन पढ़ाया था, तो वहां पर आपको मैंने एक चीज बताया था, t मानने का तरीका बताया था, और वो t मानते किस तरह से आप सभी को जैसा कि पता है कि t माना कैसे जाता है और क्यों माना जाता है। तो आपको इतना तो ज्ञात ही होगा कि t किस तरह से माना जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर नीचे वाले को देखकर ही t माना जाता है, और आपने चूंकि देखा ऊपर cos x है, तो हमने देखा कि अगर इस चीज को t माना जाएगा तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो आप कहेंगे लेट t = sin x। क्यों माना गया आपने t, क्यों माना, क्योंकि आपने देखा कि हम sin x को t मानेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन जो cos x लिखा है वो dt में चला जाएगा, और आपके पास ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसको आप पार्शियल में तोड़कर आसानी से समाकलन कर सकते हैं। आपने देखा जैसे हमने t = sin x माना, तो हम इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो आपको पता है कि sin x का अवकलन cos x होता है, तो आपके पास dt = cos x और dx हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास इतना हो गया, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब आपने देखा जैसे हमने माना तो आपका dt/1 + t और 2 + t हो गया। अब क्या करना है कि इसको हम नया सवाल, क्योंकि हमारे पास सवाल ये था, अब नया सवाल हमारे पास ये बन चुका है, तो हम कहेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। तो जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1 + t और 2 + t। आपको तोड़ने का तरीका मैंने बताया था कि t की पावर 1 है तो a/1 + t हो जाएगा, और यहाँ पर b/2 + t हो जाएगा। अब आपको फिर से वही पुराना काम हर बराबर करना है। तो आप जब इस चीज का हर बराबर करेंगे तो आपको पता है कि क्या करेंगे, a के साथ 2 + t और b के साथ 1 + t हो जाएगा, और बटे में आपके पास 1 + t 2 + t, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास अब क्या बचने वाला है, वही पुराना नियम। क्या नियम था कि हम गुणांक देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 80 था तो यहाँ पर हमारे पास bt है, तो अगर हम t बाहर ले लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, 2a और प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो जब आपके पास इतना आ जाएगा तो आप कहेंगे भी कि दोनों पक्षों के गुणांकों की
तुलना करने पर, अब तुलना जब आप करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी गुणा टी है, तो इधर नहीं है तो मान लेंगे 0 इंटू टी इधर है भैया। तो जब आपके पास ये चीज है तो a प्लस बी किसके बराबर, 0 के बराबर। ये कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। इस तरह से आपके पास दो समीकरण मिल जाएंगे, 1 और 2। जब आपके पास 1 और 2 समीकरण मिल जाएंगे तो आप इनको हल भी करेंगे, तो आप कहेंगे समीकरण 1 माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्यों करेंगे, आपके पास यहाँ पॉजिटिव भी है, यहाँ पॉजिटिव भी है, तो आप घटा ले तो आपको पता है कि a में से अगर 2 ये घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा, और b और b में से घटाया जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 में अगर घटाओगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। इस प्रकार आपके पास a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब a बराबर 1 आ जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जैसे आप रखेंगे मान तो आपको पता है कि 1 प्लस बी बराबर 0 के, तो b बराबर किसके, माइनस 1 के हो जाएगा। जब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई तब आप क्या करेंगे, ले जाकर समीकरण x में रख देंगे। तो आप कहेंगे भी क्या कहेंगे, कहेंगे समीकरण x में, समीकरण x में a व b का मान रखने पर, जैसे आप यहाँ पर रखेंगे तो आप सभी को पता है कि 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है, तो dt अपान आपके पास 1 प्लस टी आ जाएगा, और b के बराबर कौन सी वैल्यू है, वहां से माइनस 1 के बराबर है, तो आपका dt अपान 2 प्लस टी आ जाएगा। और आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 प्लस टी होगा, और इसका log 2 प्लस टी हो जाएगा। और चूंकि आपको मैंने बताया था प्लस आप क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। और एक चीज मैंने आपको बताया भी था कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है तो आंसर भी आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या, तब आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें ये करेंगे कि t की वैल्यू रखेंगे, और चूंकि आपने t बराबर क्या माना था, sin x माना था, तो आपके पास 1 प्लस sin x आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे log में 2 प्लस sin x आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप किस तरह से करेंगे। उसके लिए आपको फैक्टर आना बहुत आवश्यक है। अगर आपने फैक्टर नहीं सीखा है तो मैं आपको पहले फैक्टर सिखा देता हूँ कि किस तरह से फैक्टर किया जाता है। जैसा कि आपको द्विघात समीकरण दिया जाता है तो आप वहाँ पे फैक्टर नहीं बना पाते और आप वहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाते हैं कि ये तो दूसरे नेम से होगा। दरअसल एक सब इम्पोर्टेंट टाइप नाम का आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वहां पर भी वही सवाल आपको मिलेगा जो हम आपको अभी एक सवाल बताने जा रहे हैं, सेम उसी प्रकार का सवाल मिलेगा। बस आपको वहां पे ये जांचना है कि वहां पर इस सवाल को हम किस तरह से लगा सकते हैं। बात प्रैक्टिस की होती है, जितनी बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप क्वेश्चन को और जल्दी से बेहतर समझ कर लगा पाएंगे। इस क्वेश्चन को आप देखा जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है, वो अगला क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर की बात है यहाँ पे कि फैक्टर आपको किस तरह से मैनेज करना है। जैसे आपको बता दें कि फैक्टर कई प्रकार से दे सकते हैं पेपर में। हो सकता है आपके पास 2x या x स्क्वायर प्लस 3x और आपके पास क्या हो जाए 2 हो जाए, और आपको यही क्वेश्चन दे दें कि चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तब आप क्या करेंगे। आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो इसको भी आप पार्सल से बना सकते हैं। बस आपको समझना यह है कि क्या इसका फैक्टर आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आपको ये देखना है। जैसा कि आपको फैक्टर पढ़ रखा है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जब आप फैक्टर करते थे तो आपको पता है कि आप इस चीज को पकड़ते थे, उससे मल्टीपल कराते थे, तो आपको पता चलता था इससे गुणा कराने पर हमारे पास क्या हो जाता था 2x स्क्वायर होता था। तो उसके पास
आप इस चीज को ब्रेक करते थे। किस तरह से ब्रेक करते थे? आप ये कहते थे कि अगर यहाँ पर हमको 2x से गुणा अगर x करा दे तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और इसका आप जब गुणा कराएंगे तो आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप ब्रेक करते थे चीजों को। उसके बाद आप क्या करते थे? कॉमन लेते थे। जैसा कि आपको पता है इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो आपके पास x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन है दोनों में, देख सकते हैं आप। x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 2 का गुणांक भी यहाँ पे 1 है, तो आपके पास x प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो फैक्टर बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 1 बन जाएगा। तो इस सवाल को आप क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 8 के लिखेंगे। फिर वही काम क्या करेंगे? लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। जब आप इस चीज को बाय पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 लिखेंगे, और आपके पास यहाँ a अपॉन x प्लस 2 के और प्लस b अपॉन x प्लस 1 के हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करते क्या थे? एलसीएम बराबर करते थे, और आप कहते थे a के साथ x प्लस 1 हो जाएगा तो b के साथ क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एलसीएम चूंकि बराबर हो चुका है तो आप इस चीज को इससे काट सकते हैं। जब आप काट लेते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे पास ये चीजें बची हुई हैं, और उसके बाद आप ये करते थे कि गुणांक छाटते थे। गुणांक छाटने की आप देखते थे कि आप x को किस तरह से मैनेज करेंगे। आपने देखा कि हमारे पास यहाँ से ax होगा, यहाँ से bx होगा, तो आपको पता है कि हम यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ax प्लस bx, यानी कि आपने x कॉमन ले तो आपके पास a प्लस b बच जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो आपके पास a मिल जाएगा, और यहाँ से गुणा जब करेंगे तो 2 भी मिल जाएगा। आपने देखा यहाँ x का गुणांक ये है, तो इधर आपने देखा x का कोई गुणांक नहीं, तो आपने क्या कर लिया कि 0 इंटू एक्स कर भी लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं कि दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, जैसे आप दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करते हैं तो आपको पता है कि a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, और यहां से a प्लस 2b वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, वैल्यू चूंकि निकालनी होती है तो आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पे देखिए आपके पास a है, यहाँ पर भी a है, अगर आप क्या कर दें समीकरण 1 और 2 को क्या कर ले, 1 व 2 को घटाने पर, जैसे आप घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप a प्लस बी में से a प्लस 2b को घटाएंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव ये राशि और पॉजिटिव ये राशि, जब आपको पता है कि अगर a और a इस तरह से घटाया जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा, और b में से अगर आप 2b घटाएंगे तो आपके पास माइनस b बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ये 2b है, यहाँ आपके पास पॉजिटिव b है, तो आप पता जब भी घटाते हैं तो b माइनस 2b जब आप करेंगे तो आपको क्या बचेगा? माइनस b। क्यों बचेगा? क्योंकि आपको पता है कि बड़ी संख्या की राशि जो होती है वही का चिन्ह लिया जाता है। तो बड़ी संख्या हमारे पास 2 भी थी तो उसका राशि चिन्ह क्या है? माइनस नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी आप नेगेटिव लगा देंगे तो आपके पास माइनस b आ जाएगा, और यहाँ पर चूंकि हम घटा रहे थे तो 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार आपका सर b बराबर 1 मिल जाएगा। जब आपको b मिल गया तो आपको a भी पता हो जाएगा। कैसे पता हो जाएगा? आप ये कहेंगे कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर, जैसे आप b का मान रखेंगे तो a प्लस 1 बराबर 0 के, तो a बराबर आपको पता है पॉजिटिव राशि उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 1 के हो जाएगा। जब आपको वैल्यू पता हो जाती है तब आप क्या करते हैं? a और b का मान कहाँ रखते हैं? इस समीकरण में रख के क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तब आप कहेंगे, एक लाइन जरूर लिख दिया गया, समीकरण x में a b का मान रखकर समाकलन करने पर
जैसे आप करेंगे यहां से देखिए ये आपके पास क्या है, नेगेटिव एक है, तो आप यहां रखकर समाकलन करेंगे तो dx अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव एक है तो dx अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। और आपको मैंने समाकलन इस प्रकार के क्वेश्चन में कई बार बताए हैं, तो आपको पता भी होगा इसके समाकलन क्या होंगे। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि log x होता है, तो आपके पास log x प्लस क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का जोड़ देते हैं आप c जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपके पास चौथा क्वेश्चन का भी आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से हम आपको एक दो क्वेश्चन और बताएंगे और आप अभ्यास करते रहिए, और कल आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन आज पहले क्वेश्चन और बता दें ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए, वो क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन सपोज दैट आपके पास एक्स स्क्वायर 5x प्लस क्या 6 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर x माइनस 1 भी लिख दिया जाए, या आपके पास मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख लीजिए, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इस तरह से भी कम हो सकता है, राशि आपको दे दे, तब आप क्या करेंगे कुछ नहीं, जैसा कि अभी तक करते आए हैं। आपको इस चीज का फैक्टर भी पता होगा, x प्लस 3 x प्लस 2 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, किस तरह से तोड़ते हैं ये भी आपको पता ही होगा। चूंकि यहाँ पर x की पावर 1 है तो आप इसको तोड़ेंगे a अपान x प्लस 3 के हो जाएगा, और b अपान x प्लस 2 के हो जाएगा, और यहाँ पर cx प्लस d के हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम बराबर करेंगे, एलसीएम आपको बराबर करने का तरीका पता है कि यहाँ पर जो राशि होती है वही सम में होनी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर x प्लस 3 है, आपके पास किस चीज की कमी है, x प्लस 2, और साथ में किसकी कमी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 की कमी है। यहाँ पर b के साथ x प्लस 2 है तो किसकी कमी है, x प्लस 3 की कमी है, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 की कमी है। और यहाँ पर आपके पास x प्लस 2 और किसकी कमी है, x प्लस 3 की कमी है। तो आपके पास यहाँ पर x प्लस 3, x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। इसको आप इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, अब यहाँ पर आप गुणांक की जब छांटने की कोशिश करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं, लिखेंगे भी आप इस तरह से। आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ से एक्स क्यूब है, क्या और भी कई एक्स क्यूब है, जी हाँ, कई प्रकार से आप एक्स क्यूब को देख सकते हैं। एक यहाँ से एक्स क्यूब मिल जाएगा और यहाँ से भी एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको डीपली बताता हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसा करना नहीं है। हो सकता है कि बच्चों को जो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इस चीज को कि ये एक्स क्यूब हो गया, यहाँ से भी एक्स क्यूब मिल गया, यहाँ से भी एक्स क्यूब मिल गया, तो उस चीज को मैं चाहता था इस बड़े वाले सवाल में आपको बता दिया जाए कि कैसे क्या लेते हैं। तो आपको पता है कि x प्लस 2 का गुणा x स्क्वायर प्लस 9 में मुझे करना होगा तो कैसे करेंगे, आपको पता है इसका गुणा इससे किया जाएगा तो आपके पास x क्यूब आएगा, यहाँ से जब आप करेंगे तो 9x हो जाएगा, यहाँ से जब करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से जब आप करेंगे तो 2 और 18 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास यहाँ पे भी x क्यूब हो जाएगा, 9x 3x स्क्वायर 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा,
इसका गुणा आप इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 2 5 और प्लस के अच्छी हो जाएगा। आप चाहे तो लाइन की ओर बढ़ा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 बराबर ए के साथ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 प्लस बी के साथ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 9x प्लस 27, और जब इसका गुणा आप कराएंगे तो आपके पास सी एक्स क्यूब आएगा और 5 सी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 6 सी एक्स आएगा, यहाँ पे प्लस डी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से 5 डी एक्स आएगा, यहाँ से 6 डी आएगा। अब आप करेंगे क्या कि दोनों पक्षों के गुणांकों की आप तुलना करेंगे, तो आप एक चीज यहाँ पे और बेहतर ले सकते हैं कि आप यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अगर आप एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो आपको पता है कि यहाँ पे लिखना चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, यानी कि ए एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब और सी एक्स क्यूब जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता है कि अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे कॉमन है तो आप कहेंगे कि 2a हो जाएगा आपके पास 3b और 5c और प्लस b। उसके बाद हम क्या करेंगे, x को छांटना शुरू करेंगे, तो आपके पास अगर x कॉमन लेंगे तो आपके पास 9a और क्या हो जाएगा 9b और 6c हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। अब क्या है कि 3 घात 2 घात 1 घात आप 0 घात वाला भी छाट लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या बचने वाला है 18 बचेगा, और क्या बचेगा 27 भी बचेगा, और क्या बचेगा 6d बचेगा। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर जब हम इस चीज को लिखेंगे तो आपको पता है कि इधर एक्स क्यूब तो है नहीं, तो हम क्या कहेंगे 0 इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर भी नहीं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कहेंगे, और शायद एक्स भी ना हो तो 0 इंटू एक्स कर लेंगे। जब आप यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे तो आपको पता है गुणांकों की तुलना आप लिख भी रही है, तो a प्लस बी सी किसके बराबर है 0 के बराबर है। ये चीज भी आपका किसके बराबर है, इधर से देख लीजिए 0 के बराबर है। इस चीज को आप देख लीजिए इधर किसके बराबर है, भी 0 के बराबर ही है। इस तरह से आप उस चीज को देखें तो ये 1 के बराबर है, यानी कि 18a प्लस 27b प्लस 6d किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब हम करेंगे क्या, इस सब की मदद से, इन इक्वेशनों की मदद से ABCD की वैल्यू निकालेंगे, और ABCD की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर रख कर समाकलन कर लेंगे। इस चीज को हम रख कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता है वैल्यू निकाली कैसे जाती है। ये एक समीकरण तो ये हो गया, एक दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास ABC का इक्वेशन है, ABCD का भी है, ABCD का है, ABD का है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई दो इक्वेशन पहले ABC के फॉर्म में बना ले। दो इक्वेशन को ABC के फॉर्म में बनाने होंगे, यानी कि एक तो हम एक काम कर ले, इससे ABC के इक्वेशन बना ले और एक इससे ABC का इक्वेशन बना ले।
लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर भी ए बी सी डी यहाँ पे भी है। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ए बी सी डी का इक्वेशन बना ही लेते हैं। आपने देखा यहाँ पर हमारे पास 2 है और समीकरण 3 है। आपने देखा ए बी सी डी दोनों में चुकी है, तो हमने एक काम किया कि क्यों ना इस इक्वेशन से डी को हटा लिया जाए। तो हम ये कहेंगे कि हमने देखा कि यहाँ से डी का गुणांक 5, यहाँ डी का गुणांक कोई नहीं है, तो हम ये कह दें कि समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 3 को जोड़ने पर, अब आप जोड़ेंगे इस चीज को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से जुड़ा हुआ है, तो 5 गुना 10 है, 5 के 15 बी, 55 25 और 5 डी बराबर 0 के। इस वाले इक्वेशन में 9 है, 9 डी 6 सी 5 डी, यहाँ पे घटाने लग लीजिए क्योंकि दोनों चीज पॉजिटिव में है, बराबर 0। और चूंकि आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 10 में से 9 गए कितना होगा, 1 बचेगा, 15 में से 9 गए 6 भी बचेगा, 25 में से 6 गई तो 19 ही बचेगा, 5 में से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आपका समीकरण 5 मिल जाएगा। अब आपने देखा कि हमारे पास एबीसी का इक्वेशन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एबीसी का हमारे पास इक्वेशन है, तो हम एक काम करेंगे, कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 5 को घटाने पर, अब जब हम इस चीज को लिखेंगे, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको पता है कि ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और 20 में से अगर आप 6 बी घटाएंगे तो -5 बी हो जाएगा, और सी में से आप 19 सी घटाएंगे तो -18 सी हो जाएगा, बराबर 0 पे हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 5 बी बराबर -18 सी के हो जाएगा। जब आपके पास 5 बी बराबर -18 सी के हो जाएगा, तो आप कोशिश ये करेंगे कि हमको कोई एक वैल्यू तो मिल ही जाए कम से कम। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक काम करेंगे हम लोग कि अगर b को c के रूप में अगर यहाँ रख देंगे कि b बराबर अगर 18 सी के है, तो आप देख सकते हैं a बराबर भी c के फॉर्म में आ जाएगा। जब आपके पास a और b दोनों c के फॉर्म में आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं आसानी से हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं a और d की वैल्यू आसानी निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि समीकरण, एक काम कीजिए, कहीं और से 2 इक्वेशन बनाइए, हो सकता है एबीसी का इक्वेशन आप बना ले। और आप देख सकते हैं, इसके लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक बार इक्वेशन को डी से यहाँ भी हटा ही दीजिए, ताकि आपके पास एक इक्वेशन एबीसी का और मिल जाए। तो आप ये समीकरण 3 में कितने से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो समीकरण 3 में आप 6 से गुणा कर दीजिए और घटा लीजिए किससे, समीकरण 4 में 5 से गुणा करके। जब आपने यहाँ पे 6 से गुणा किया तो 6 9 54 आ जाएगा आपके पास, 6 9 54 भी हो जाएगा, 6वां 36 सी हो जाएगा, 6 पंचे 30 डी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप गुणा करें तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, और 27 पंचे भी आपको पता ही है। या आप एक काम कर सकते थे, इसमें 3 से आप गुणा कर सकते थे और 3 से भाग कर देते और छोटा हो जाता। आप कह सकते थे 3 6 18 ये है, 3 9 27 भी है, और 3 गुनाई 6 डी बराबर 1 के 1/3 के डी कह सकते थे। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे चूंकि आप इससे गुणा कर रहे थे, 5 से कर रहे थे तो 18 पंचे 90 होगा, और 27 पंचे जब आप करेंगे तो आपको पता है कि 135 हो जाएगा। तो 135 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 पंचे 30 डी हो जाएगा, बराबर 5 एकम 5 हो जाएगा। चूंकि आप इसको घटा रहे थे तो 54 में से अगर 90 घटाएंगे तो आपके पास माइनस, आपको पता है कि 90 में से अगर 54 घटाते हैं तो 10 में से 4 6 होता है, 8 में से 5 3 होता है, तो आपके पास
-36 हो जाएगा, क्योंकि आप कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं। 54b में से अगर आप 135 भी घटाते हैं तो आप 135 में अगर 54 घटाएंगे तो आपको पता है कि आपके पास 81 आएगा, वो भी माइनस के साथ। तो -81 भी हो जाएगा। 36c में से अगर 30 भी आप घटाएंगे, यहां से 30c घटाएंगे, यहाँ पे आप 30 तो आप 36c यहाँ पे लिखेंगे बराबर 0 में से 5 में कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन ABC का और भी तैयार है। उसके बाद आपने क्या किया, समीकरण 4 में भी वही चीज देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से BC के फॉर्म में था, तो क्यों ना इस समीकरण 5 की मदद से और जो नया समीकरण आपका समीकरण 6 आया है इसकी मदद से हम B और C का इक्वेशन और तैयार करें। तब आप क्या कहेंगे, बनने वाला सवाल तो क्या करते रहते हैं। इस तरह से प्रश्नों को आप देख के घबराइएगा नहीं, बस कैलकुलेशन होता है, कभी फंसता नहीं टाइप का सवाल। आप बस केवल कैलकुलेशन इसमें क्या है महत्वपूर्ण होता है। आप देखें कुछ कर नहीं रहो, जैसा जैसे इक्वेशन कह रहा हो वैसे वैसे हम लोग करने चल रहे हैं, ये फंसता नहीं सवाल, आसानी से आपसे हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ABC का है और यहाँ पर भी आपके पास इक्वेशन चूंकि मिल चुका था, तो आप कहेंगे समीकरण 5 में समीकरण 5 में वहां देखिए आप समीकरण 5 आपका ABC का है, यहाँ पे भी ABC है। तो आप देख सकते हैं मुझे चूंकि BC का फॉर्म चाहिए तो ये आपको हटाना है, तो आपने लिखा है 36 है, यहाँ पे A है, तो आप कहेंगे समीकरण 5 में यही लिख लीजिए 5 × 36 और चूंकि ऐड करेंगे किसको, समीकरण 6 को आप ऐड कर रहे हैं, तो 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 36 में आप जब 6 से गुणा कराएंगे तो आप सभी को पता होगा 36 में 6 से गुणा कराने पर 6 × 36 हो जाएगा और बचेगा आपके पास 3, तो 6 × 18 2, 18 3 21 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 216B हो जाएगा, 36A हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 36 की गुणा ही कर रहे हैं, तो 36 में आप 19 से अगर गुणा करेंगे तो आपको पता है 9 × 6 = 54 होता है, 9 × 3 = 27 होता है, 5 कितना होगा 27 5 32 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। तो आपका 684 आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, C के साथ आ जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करा रहा हूं, हो सकता है कभी क्वेश्चन एग्जामिनर मन से देता है, तो हो सकता है कि आप पास ऐसे डिजिट आ जाए बड़ी बड़ी संख्याओं में तो आप उसको सॉल्व करने से घबराते हो, तो ऐसी बात नहीं है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन जैसा ऐसा होता है कि आप करते चले जाते हो तो उसमें बड़ी डिजिट आ जाए, तो उसमें आपको घबराना नहीं कि मैं कर रहा हूँ कैसे बड़ी डिजिट आ रही, आता है, आ जाता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन। तो आप 684 आपका इतना मिल गया और यहाँ वाला जो पोर्शन है आपके पास कितना -36 है और -81B है और 36C है, बराबर -5 के है। चूंकि आप इसको ऐड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 216 में से अगर 81 घटाया जाए तो आपके पास 6 में से गेन 5 होता है और यहाँ पर 21 में से अगर आप 8 करेंगे 13 8 21 होता है, तो 21 कितना हो जाएगा 135 B हो जाएगा। 684 में से अगर आप 37 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 684 में आप 36 को ऐड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 720 आ जाएगा। इस तरह से आपको 720C बराबर -5 के मिल जाएगा।
इसको आप समीकरण 7 नाम रख दीजिए। जब आपने देखा कि आपका समीकरण 7 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी और सी का इक्वेशन तैयार है, बी और सी का इक्वेशन भी तैयार है, तो आसानी से एक वैल्यू को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर हम समीकरण इस चीज को आप यस मान लीजिए, क्योंकि हमने इसको कहीं कोई नाम नहीं दिया था, तो आप कह सकते हैं कि समीकरण एस में आप यहाँ पे 5 भी देख रहे हैं, तो आप चाहे इसको छोटा भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 5 से डिवाइड कीजिए इस चीज को, तो आप समझ सकते हैं 5 गुने 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से 35 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20 -1 हो जाएगा। आप इसको अब 7 नाम दे दीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं 27 भी आपके पास यहाँ पे 5 भी और 18 से है। तो आपको पता है कि अगर हम देखें कि हम 27 भी में और 5 भी यहाँ पे 18 से हमारे पास दे रखा है, तो इस चीज को हम चाहते हैं यहाँ से बी की वैल्यू अगर चाहें इस निकालें तो -18c/5 के, तो अगर हम बी की वैल्यू यहाँ रखना चाहें तो -27 गुणे 18/5 c प्लस 144c बराबर -1 के। अब अगर आप c की वैल्यू यहाँ से निकालें तब आपके पास क्या होगा, c की वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ गुणा करना पड़ेगा। क्या आएगा उस चीज को आप देखिए, एलसीएम बराबर कर लेते हैं। पहले हम चाहते हैं कि -27 गुणे 18c/5 प्लस 144c बराबर -1 के। 27 गुणे अगर आप 28 करते हैं तो आप पता 18 करते हैं तो आपका 8 से 56 का 6 हो गया, 5 बचा, 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपके पास 486 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास -486c हो जाएगा, 144c बराबर -5 के हो जाएगा। अब 486 में से अगर 144 आप घटा दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, 6 में से 4 गेन आपको पता है कि 2 होगा, 8 में से 4 गेन 4 होगा, और 4 में से गेन 3 होगा। तो इस तरह से आपके पास 342 हो जाएगा, c के साथ बराबर -5 हो जाएगा। तो c बराबर आपके पास 5/342 हो जाएगा। जब आपको c मिल गया मुझे लगता है कि आपको कोई भी वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होगी। जब आपको c मिल जाएगा तो b भी मिल जाएगा, c और b मिल गया तो आपको a मिल जाएगा, a और b मिल गया तो d भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमको c की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम लोग ये कहेंगे कि c का मान रख देंगे। क्वेश्चन की जो लंबाई बड़ी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, घबराने की बात इसमें कोई बात नहीं है। कहीं से % भी आपका सवाल फंसेगा नहीं, केवल कैलकुलेशन आपको करना है बस। अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो इस प्रकार के सवाल में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सी का मान यही रख दीजिए। आप कहेंगे सी का मान समीकरण 7 में रखने पर, जैसे आप यहाँ रखेंगे सी का मान तो आपको बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। गुणे 5/342 बराबर -1 के। एक 144 से गुणा आप 5 से कराइए। आपको पता है कि 5 से गुणा कराएंगे 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, 5 कम 5 तो 520 हो जाएगा। तो आपका 27b प्लस 520/342 बराबर -1 के। तो आपके पास -27 भी इस चीज को आप बदल ले जाएंगे तो -520 342 के
इसको आप और बेहतर लिखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन जब करेंगे तो -342 -520 अपान 342 के, तो आप इसको और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपान 3 8 हो जाएगा, 862 अपान 342 हो जाएगा। इस तरह से आपको बी की जो वैल्यू निकालेंगे 27 बटे में चला जाएगा, तो 862 342 गुणे 27 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो काट पीट के और छोटा भी कर लेंगे, बस मैं आपको वैल्यू रखकर बता दे रहा हूँ कि कैसे रखेंगे। इस तरह से आपके पास और भी छोटा करना चाहेंगे तो हो जाएगा। तो बी की मिल गई, सी की मिल गई, तो आपको ए भी मिल जाएगा। ए की वैल्यू किस तरह से मिलेगी, जब आपको बी मिल गया, सी मिल गया, तो आप यहाँ रखेंगे तो ए भी मिल जाएगा। जब आपको ए बी सी मिल गया तो आप, मुझे लगता है कि इस इक्वेशन में ए बी की वैल्यू रखेंगे तो आपको डी मिल जाएगा। जब इस तरह से चारों वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहाँ पर रखेंगे, आसानी इसका समाकलन कर लेंगे। तो हम आपको वैल्यू भी निकाल के दिखाते हैं, कैलकुलेशन चूंकि बड़ा है तो गुणा करके चूंकि आपको दिखाना ही पड़ेगा। आप चाहे इसको काटेंगे तो और छोटा हो जाएगा, किस तरह से काटेंगे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रफली, इसको जब काटूंगा तो मैं किस तरह से काट सकता हूँ। 2 चौको 8 होगा, 2 तिहाई 6 होता है, 2 एकम 2 होगा, यहाँ पे 17 गुना 34, 2 एकम 2 हो गया। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, आप इस चीज को काटेंगे, आप कटने वाला तो है नहीं कि 431 अपान 171 और 27 जब आप करेंगे तो कटेगा तो है नहीं कटेगा, तो हम चूंकि उसी चीज को वहीं पे छोड़ देंगे। और जब इस चीज को वहीं पे छोड़ देंगे तो उसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि इसी वैल्यू को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब इस चीज को आप आगे बढ़ाते चलेंगे तो आपको पता भी है क्या आप करेंगे। यहाँ पर चूंकि हम चाहते हैं वैल्यू इसी बड़ी बड़ी रख दें, क्योंकि हमने कहा था आपसे कि संख्या को मैंने जानबूझ के इतना बड़ा लिया है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर अपने मन से क्वेश्चन को बना देता है तो हो सकता है ऐसे मान आ जाते हैं। तो मैंने भी क्वेश्चन को अपने आप से ही लिया है ताकि आप इस चीज को करने में सक्षम बन सकें और आपको कभी घबराहट महसूस ना हो इस प्रकार के प्रश्नों में। जब आपको बी मिल गया, सी मिल गया, तो हम कहाँ पे रखेंगे, हमको ए मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल समीकरण 5 में रखेंगे। तो हम कहेंगे भी कि समीकरण 5 में क्या करेंगे, बी व सी का मान रखने पर, तो आपको पता है कि बी और जो सी का मान है, बी का जो मान आया है आप इसमें रखेंगे तो आपको पता है कि जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस के साथ 431 अपान में 171 गुणे 27 के, और जो सी की वैल्यू है वो 5 अपान 342 मेरे ख्याल से लिखी गई थी, बराबर में 0 हो जाएगा। इस तरह से आप जब ए निकालेंगे तो आपके पास, इसको आप चाहेंगे तो और सस्ता कर सकते हैं, 3 गुना 6 3 गुना 27 कर लेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 हो जाएगा। यहाँ से 9 एकम 9, 9 7 63 के 3 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 6 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 19 पंचे आपको पता है कि कितना होता है, 95 होता है, 342 बराबर 0 के हो गया। इस तरह से आप यहाँ से ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है इस चीज को अगर हम उधर ले जाएं तो आपको पता है 862 अपान 1539 होगा, और माइनस में 95 अपान 342 होगा। और इस चीज को आप, मुझे लगता है कि कैलकुलेशन से बराबर जब करेंगे तो क्या होगा, ये बराबर 862 गुणे 342 माइनस 95 गुणे 1539 अपान में 1539 गुणे 342 करेंगे तो यहाँ से हमारा ए का जो वैल्यू आएगा, तो हमको 3 वैल्यू चूंकि पता हो जाएंगे तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो हमको डी भी मिल जाएगा। जब डी मिल जाएगा तो यहाँ पर जैसे पिछले प्रश्नों में हम क्या करते, समाकलन करते थे, अब ए आपको पता है कि ए की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो log x + 3, यहाँ पे भी log x + 3, और चूंकि सी की वैल्यू भी कोई डिजिट पे आएगी तो इसको आप अलग अलग कर लेंगे तो
आप इसको टी भी मान लेंगे तो लॉग में आ जाएगा, और डी की वैल्यू यहाँ पे काउंटिंग में चुकी रहेगी, तो 1/x² + s² का फॉर्मूला आपको दिखेगा, तो आप कहेंगे भी 1/8 tan इनवर्स x/a कहेंगे। तो मैं चाहता था कि इस चीज को आप मैंने इसकी कैलकुलेशन सारी कर डाली है। अब आप केवल डी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और केवल आप यहाँ पे रख देंगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसके आगे के प्रश्नों को आप स्वयं करें, इससे आपका अभ्यास भी बढ़ेगा, क्योंकि मैंने लगभग 99% सवालों को हल कर दिया। मैं चाहता हूँ कि 1% आप खुद से करें। मैं आपको कल एक नए प्रश्नों के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।